मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये हिंदी की पहली लाइव क्लास है। अब तक आपने यूट्यूब पर और तमाम तरह से जो भी हम रणनीति आपको देते हैं, RYP जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसके साथ तमाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर देते रहे हैं। आगे भी किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन आज हम अपना काम शुरू करते हैं पढ़ने और पढ़ाने का। और उस पढ़ने पढ़ाने के क्रम में सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हमारा हिंदी का सिलेबस क्या है, और हिंदी के अंदर जो हमारे प्रश्न पूछे जाने हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर, वो 37 क्वेश्चन हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इन 37 जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये हमें अटैम्प्ट करके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग है लेकिन फिर भी अटैम्प्ट करने हैं। तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखोगे। एक पहला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारे जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आएंगे हमारे 37। कितने प्रश्न? 37। अटैम्प्ट कितने करने हैं वहाँ? 37। ये सारे के सारे आप सही करोगे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, हमारा जो स्कोर इसमें होना चाहिए वो स्कोर होना चाहिए 37 में से 35। इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। और ये आम बात है दोस्तों। 35 UPSI वाले तमाम जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने पेपर में कर रहे हैं, 40 में से आमतौर पे, ठीक है। उसमें से आपको ध्यान रखना, कुछ बच्चे 39 भी करके आए, 38 भी। उसका रीज़न ये है कि आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछेगा तो फिर भी आपका स्कोर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 35 क्वेश्चन को राइट करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग अगर नहीं भी कैरियर के साथ जुड़ते हो, अपने से सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपका स्कोर होगा 20-22, 20-22। कैरियर के साथ जुड़ने और इस बैच में इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा फायदा आपको यही है कि आप हर सब्जेक्ट में 95% परफॉर्मेंस करोगे। लेकिन वो रणनीति पढ़ने के दौरान जो आपको बताई जाती है, क्लास के दौरान, टॉपिक के दौरान बताई जाती है, वो वर्बली हम यूट्यूब पे या दाएं बाएं नहीं बता पाते, क्योंकि वहाँ भी टाइम लिमिट होती है। ज़्यादा लंबी आप क्लास सुनना नहीं चाहते हो तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं। तो पढ़ने के दौरान सब्जेक्ट वाइज टीचर आपको गाइड भी करेंगे, कहाँ से कौन सा मैटर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस तरीके से आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। ये कैरियर की तमाम जो फैकल्टी हैं, तमाम जो टीम है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में बारी बारी से अपने सब्जेक्ट को लेके आएगी, वो आपसे उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती रहेगी। तो पढ़ने पढ़ाने का तो एक क्रम चलता ही रहता है, लेकिन साथ के साथ आपको गाइड करना, आपके डाउट को क्लियर करना, क्योंकि हम पढ़ाने के साथ साथ डाउट सेशन भी लेते हैं। और जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी हमारा डाउट सेशन 2 से 3 क्लास होता है। तो एक प्रश्न हमारा ये था कि हमारे 36 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 37 क्वेश्चन आएंगे और 37 हमें अटेम्प्ट करने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.5। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग में आपके कट जाते हैं। लेकिन आपको छोड़ना एक नहीं, हिंदी में आपको आता हो ना आता हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और स्कोर करके आना है राइट आपको। ये अगर आप इसमें से 30 क्वेश्चन कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, तो कोई बड़ा तीर आपने नहीं मारा है, ठीक है। 37 में से अगर आप 30 क्वेश्चन का परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ये एक एवरेज बात है, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि आगे के जो 5 क्वेश्चन है वही मेरिट तय करते हैं। आगे के ये 5 क्वेश्चन ही आपको प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना है, पहले 1000 बच्चों में आपकी काउंटिंग करवाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 करके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, होने चाहिए इतना स्कोर, लेकिन फाइनली सिलेक्शन लेना है हमें, तो वो क्या है? 35। अब बात करते हैं हमारा सिलेबस क्या है। ये तो हमारा एक प्रश्न का जवाब मिला, दूसरे का ये मिला करने। इस 35 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा 37 में से सही करने के लिए? भाषा, हिंदी, व्याकरण की मूल बातें। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्याकरण के तमाम शब्द इन्होंने दिए हैं, और व्याकरण का जो जो हम प्रयोग करते हैं दूसरी भाषाओं के साथ भी, उससे संदर्भ में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके साथ है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं, यहाँ से आएंगे 2 से 3 प्रश्न। ये आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 प्रश्न
हमारे इस टॉपिक के आने हैं और हम टॉपिक भी शुरू करेंगे आज। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है पहली क्लास है कि किस टॉपिक का कितना रोल है और उसको किस तरह से हम डीप में जाके पढ़ेंगे और किस टॉपिक की कितनी क्लास होगी वो आपको पता चलता रहेगा। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला और इसके साथ तद्भव और तत्सम, यहाँ से जो प्रश्न आने हैं हमारे, यहाँ से प्रश्न आएंगे 3 से लेके प्यारे दोस्तों 4 प्रश्न इस वाले टॉपिक से आने हैं। वर्णमाला, इसमें तद्भव और तत्सम भी दिया हुआ है। पर्यायवाची शब्द 1 से लेके 2 प्रश्न, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तैयार जरूर करना है। और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा हमारा कि जहां हमारे से पर्यायवाची ना पूछा जाए। विलोम शब्द 1 से लेके 2 प्रश्न, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। अनेकार्थी वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द 1 से लेके 2 प्रश्न हमारा इस वाले, ये हमारे शब्दावली के टॉपिक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए 1 शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है समरूप भिन्नार्थक पूछे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 1 भी प्रश्न ना आए। इसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यहाँ पे 1 से लेके 2 प्रश्न हमारे इस वाले टॉपिक से आने हैं। लिंग और वचन 1 से लेके 2 प्रश्न, 3 नहीं आएंगे ना 4 आएंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ से पूछा ना जाए। यहाँ से 1 से लेके 2 प्रश्न हमारे कारक विभक्ति से जुड़े होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी होती है इसमें। यहाँ से प्यारे दोस्तों 1 से लेके 2 प्रश्न हमारे सर्वनाम और विशेषण। इसके बाद क्रिया से 1 से लेके 2 प्रश्न, सकर्मक और अकर्मक क्रिया का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके साथ बाकी क्रियाओं के भेद। काल का 1 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जरूर आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा इसमें कभी नहीं आते। वाच्य का 1 प्रश्न जरूर आएगा, 2 इसमें से कभी नहीं पूछेगा। अव्यय 1 ही प्रश्न आएगा, इसमें से 2 नहीं आएगा। उपसर्ग आपको ध्यान रखना है, 1 से लेके 2 प्रश्न उपसर्ग से पूछे जाते हैं। प्रत्यय का 1 प्रश्न, 2 आपकी शिफ्ट में किसी में भी, या अगर ऑफलाइन होता है एक ही दिन तो उसमें भी नहीं होगा। संधि का आपको ध्यान रखना है, 2 से लेके 3 प्रश्न आपके संधि के होंगे, ये ध्यान रखना है। किसी भी रूप में होते हैं, जरूरी नहीं वर्तनी वाला जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम संधि के आधार पे ही करते हैं। समास 2 से लेके 3 प्रश्न की गुंजाइश होती है, 2 2 3 3। विराम चिन्ह 1 से लेके 2 प्रश्न विराम चिन्ह के पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकोक्ति 1 से लेके 2 प्रश्न आपके मुहावरे लोकोक्ति है। रस 1 से 2 प्रश्न। रस छंद अलंकार का अगर मैं तीनों, ये तीनों के तीनों हमारे काव्य के टॉपिक है, और इन काव्य के टॉपिक से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 प्रश्न अकेले प्यारे दोस्तों हमारे रस छंद और अलंकार से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम 3 से लेके 6 प्रश्न क्या है रस छंद। यहाँ कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होती है, कैरियरविल ऐप पे जो भी क्लास होती है सारी की सारी लाइव क्लास होती है। जो रिकॉर्डिंग बैच होता है उसमें ऑलरेडी पहले से ही आपको बताया जाता है कि ये वाला बैच जो है रिकॉर्डिंग होता है वो अलग होता है, वो वीओडी बैच होता है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी वीओडी बैच हमारा अभी नहीं है, जितने भी पहले हुए हैं वो सब लाइव थे। तो अपठित अवबोध 3 से, ये पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, 3 से लेके 5 प्रश्न, 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं से प्यारे दोस्तों 2 से लेके 4 प्रश्न, यहाँ इससे ज्यादा नहीं है। लेखक व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों 2 से लेके 3 प्रश्न, ये सारे टॉपिक एक ही है, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो मिनिमम क्वेश्चन है 2, मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आएंगे 4 आएंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आएगा 1 प्रश्न। जब कवि लेखक पूछ लेता है तो जरूरी नहीं है वो पुरस्कार का भी प्रश्न लेगा। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। इसका मतलब ये हुआ हमें काव्य में रस छंद अलंकार भी पढ़ना है, हमें ग्रामर भी पढ़ना है, हमें शब्दावली भी करना है, और हमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी करना है। लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाओगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, क्योंकि प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाओं को ही ज्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये था हमारा सिलेबस। अब बात करते हैं इसमें से सिलेबस में से पहला टॉपिक, और वो पहला टॉपिक हमारा क्या है, वो है वर्णमाला। पहला टॉपिक क्या है, वर्णमाला। तो आज हम इस वर्णमाला वाला जो हमारा टॉपिक है, इस वर्णमाला को शुरू करते हैं और यहीं से चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। सारे टॉपिक
जब भी यहाँ एप्लीकेशन पे कराए जाते हैं तो वो अपने आप में लॉजिकली होते हैं और बहुत डिटेल में प्यारे दोस्तों चीज़ों को रखा जाता है और वो सीक्वेंस में चलते हैं। तो इस बैच में जो हम हिंदी शुरू करेंगे वो वर्णमाला से शुरू करेंगे और वर्णमाला के बाद आपको ये ध्यान रखना दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो संधि होगा और इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा उपसर्ग और इसके बाद में चौथा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा प्यारे दोस्तों हमारा प्रत्यय और इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो होगा वर्तनी। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों ये पांचों के जो पांचों टॉपिक हैं यहाँ से जो प्रश्न आने की जो संभावना है वो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें कम से कम आपको ध्यान रखना है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 प्रश्न इन 5 टॉपिक के और ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आप गलती क्या करते हो पहले वर्णमाला पढ़ ली फिर संज्ञा सर्वनाम जा पढ़े फिर उसके बाद में आपने विराम चिन्ह पढ़ लिया फिर कुछ हो। जिंदगी में अगर आपको 37 में से प्यारे दोस्तों अगर 35 सही करने हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक का सीक्वेंस क्या है अर्थात हम टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम वर्णमाला वो संधि वर्णमाला पे डिपेंड है उपसर्ग प्रत्यय संधि पे डिपेंड है और वर्तनी प्रत्यय उपसर्ग संधि और वर्णमाला पे डिपेंड है। तो इन टॉपिक का सीक्वेंस है। तो जब हम वहां से शुरू करेंगे यहाँ तक चलेंगे तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 प्रश्न हम अपना तैयार कर चुके होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर का। तभी आप क्या कर पाओगे 35 सही कर पाओगे। जब तक टॉपिक का सीक्वेंस नहीं है कहीं से कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लिया आपको पता ही नहीं किस टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए ऐसे आप जिंदगी में कभी भी इन चीजों को प्यारे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और ये बेस्ट परफॉर्मेंस जो 35 का है वो भी आप नहीं कर पाओगे। पढ़ाते समय केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान होता है यहाँ बेफालतू की चीजें नहीं होती हैं। ये रिकॉर्डिंग क्लास है लाइव क्लास है आपको ये ध्यान रखना है। अब समय हो गया है हमारा 11:15 और डेट है आज हमारी प्यारे दोस्तों 25/11/2021। अब रोज की रोज तो छोटे बच्चों की तरह हम लिखेंगे नहीं कि आज की डेट क्या है टाइमिंग क्या है। मैंने कहा कैरेविल पे कभी भी लाइव बैचों में रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चलती है और किसी भी बैच में नहीं चलती है। ठीक है हमेशा जो लाइव क्लास होती है लाइव ही होगी लेकिन टीचर बेफालतू के कमेंट नहीं लेता है क्योंकि टीचर का जो टारगेट है वो अपने स्टूडेंट का 37 में से 35 क्वेश्चन कराने का। इस टारगेट को लेने के लिए पहले टीचरों को अपने हिसाब से चीजों को चलना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये आपको ध्यान रखना है। हम वर्णमाला वाला जो टॉपिक है ये शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होंगे आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा ये सच्चाई है। इसीलिए पहले आपको कोशिश ये करनी है दोस्तों कि आप कंटिन्यू टीचर की बात को सीक्वेंस में टॉपिक के ढंग से सुनो और जब आपका डाउट बचता है वो टॉपिक अगर पूरा हो गया वो डाउट अगर आपका बचा तो इसका मतलब आपका टीचर कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पढ़ाने के तरीके एकदम डिफरेंट हैं और आपको पहले उस चीज को समझना पड़ेगा तभी आप 37 में से 35 क्वेश्चनों को सही कर सकते हो। तो ये था आपका क्या टॉपिक का सीक्वेंस। क्लियर। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है ये तो हम कंटिन्यू कराएंगे ही। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों लाइव क्लास देते हैं। सबसे पहले क्या है लाइव क्लास। कोई भी रिकॉर्डिंग एक भी क्लास आपकी ना तो इसमें चलेगी ना आपको मिलेगी। लाइव क्लास के बाद आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों आपको दिए जाते हैं पीडीएफ नोट्स। क्या है पीडीएफ नोट्स। ये पीडीएफ जो नोट्स हैं आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये 2 तरीके के हैं। एक तो है टॉपिक वाइज और एक है पूरे सिलेबस के। यानी कि आपको जो हिंदी के अंदर दिया जाएगा उसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ वे 2 तरह की पीडीएफ देंगे। एक तो पूरी बुकलेट जिसमें आपका पूरा सिलेबस है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे आपको क्लास नोट्स। क्या मिलेंगे आपको क्लास नोट्स। और ये जो क्लास नोट्स है पीडीएफ नोट्स है ये पीडीएफ नोट्स 2 तरह के हैं। एक है टॉपिक वाइज और एक है पूरी बुक। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या है आपकी पूरी पुस्तक है और दूसरा क्या है आपका प्रकरण के हिसाब से है टॉपिक वाइज। ठीक है प्रकरण मतलब टॉपिक। तो पूरी पुस्तक भी मिलेगी आपको जो कि 84 पेज की होगी।
इसके बाद में आपको टॉपिक वाइज आपको कम से कम 70 पीडीएफ मिलेगी। अलग अलग टॉपिक के उसमें क्वेश्चंस होंगे और कुछ में थ्योरी होगी। क्लास नोट्स की जब बात करते हैं तो ये जो पुस्तक है इसके जो पेज है प्यारे दोस्तों वो है 84 पेज। कितने पेज हैं? 84 पेज। ये जो क्लास नोट्स है ये क्या है? 68 पेज के क्लास नोट्स हैं। अर्थात जो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में वो आपको ऑलरेडी पहले से ही दे दिए जाते हैं, ताकि आपका फोकस नोट करने पे ना हो। ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन का जो आप बार बार यूज करते हो इस उम्र में आके, वो आपको ना करना पड़े। आप केवल समझ बढ़ाओ, आप केवल समझने पे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान दो और चीजें डायरेक्ट आप दिमाग में सेव करो। तो यहाँ आपको ये चीजें सेव नोट नहीं करनी है, बल्कि नोटेड ऑलरेडी चीजें जो हम यहाँ लिखेंगे वो आपको 68 पेज की क्लास नोट्स हैंड राइटिंग में लिखी हुई आपको मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे प्यारे दोस्तों समस्या समाधान, क्या है? समस्या समाधान डाउट सेशन तब होगा जब आपके ये सीक्वेंस में चलने वाले 5 टॉपिक 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एक क्लास में लगाते हैं डाउट सेशन कि यहाँ से कोई अगर डाउट आपका बन रहा है इन टॉपिक से तो आप वो डाउट पूछ ले, तभी हम फिर नए टॉपिक पढ़ाते हैं। इसके बाद में जो 5वीं जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है, फिर लेंगे आपका मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है ये है 25। ये हिंदी के 25 आपके मॉक टेस्ट हैं, जिसमें 37 जो क्वेश्चंस जो सिलेबस से आते हैं उसी के आधार पे आपके 25 टेस्ट यहाँ पे होंगे। तो ये 5 चीज आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे बाद में, यानी कि दिसंबर, मिड दिसंबर तक, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास, क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस नहीं होगा मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। ये जो चीजें हैं आपकी, ये आपकी 30 तारीख से पहले मिलेगी, यानी कि लाइव क्लास रेगुलर चलेगी। पीडीएफ नोट्स दोनों, वो बुक भी और आपके टॉपिक वाइज नोट्स भी, क्लास नोट्स भी, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों 30 तारीख से पहले आपके बैच में होगी। लेकिन इनको वही खोल के देख सकता है जो इस कोर्स को परचेज करेगा, जो पेमेंट करेगा 1199 रुपया, क्योंकि 30 तारीख तक ही इसकी फीस 1199 है। उसके बाद 1699 इस बैच की फीस है। ये उसी के ही ओपन होंगे, उसी के ही शो होंगे जो पेमेंट करेगा। ये फ्री वालों के ओपन नहीं होंगे, कभी आप बार बार परेशान हो। तो इस 5 तरीके से इस पूरे बैच में यहाँ पे यूपी पुलिस आपको ध्यान रखना है। यूपी पुलिस ये हमारा जो बैच है 2021 हिंदी के अंतर्गत, आप ये पहली क्लास है, आप नोट कर लो। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हम इन 5 चीजों पे ध्यान करके चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? ये सारे के सारे, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने किसी और बैच में हिंदी पढ़ी है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे यहाँ की क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पर ही चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ के जो मॉक टेस्ट है वो केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल के हैं, ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह आपको काम नहीं देंगे। तो ये क्या था आपका हिंदी के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं वर्णमाला की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्णमाला। इसी टॉपिक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसी को कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहते हैं? वर्ण विचार या वर्ण चर्चा। तो यहाँ सबसे पहला हमारा जो प्रश्न बना वो ये बना कि ये जो वर्ण है ये क्या है। तो वर्ण आपको ये ध्यान रखना है जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके वो क्या कहलाता है? हमारा वो वर्ण कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द, एक वर्ण ले लिया है, अगर मैं इसको इस रूप में लिख दूं तो आप प्यारे दोस्तों इसको वर्ण नहीं कहोगे। इसमें वर्ण क्या है? इसमें वर्ण है आपका ये है। क्यों है ये वर्ण? क्योंकि हमने इसके टुकड़े नहीं किए बल्कि इसको कंप्लीट फॉर्मेट में लिखा, इसी वजह से ये वर्ण है। लेकिन ये वर्ण नहीं कहलाएगा, इसके हमने 1 2 3 4 और 1 5 टुकड़े कर दिए तो ये वर्ण नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है? मान के चलो हमने एक दूसरा वर्ण लिया क, ये भी क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? हमारा वर्ण कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसके भी टुकड़े कर दूं तो आप इसको वर्ण नहीं कहोगे। मैंने 1 2 3 और 1 4 टुकड़े किए, लेकिन आपका ये वर्ण नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके हमने खंड कर दिए,
तो इसके हमने टुकड़े कर दिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, इसी वर्ण को जब हम मौखिक रूप से बोलते हैं तो ये क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है, जिसे आपको ये ध्यान रखना है, जिसे नष्ट ना किया जा सके, जिसे नष्ट न किया जा सके वो क्या कहलाता है, वो अक्षर कहलाता है। दूसरा, वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। अगर हम इसको लिख रहे हैं ए के रूप में तो ये वर्ण है, और हम इसको बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, अक्षर कह रहे हैं। तो वर्ण का जो मौखिक रूप है, वर्बली जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम इसको अक्षर कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्षर का मतलब होता है कम होना, और ए आगे लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, जो कम ना हो, नष्ट ना हो। तो यानी कि जिसे नष्ट ना किया जा सके वो क्या है, अक्षर। ये हमारे जितने भी वर्ण हैं, ए आ ई उ, ये सारे के सारे ये किसी के द्वारा पैदा नहीं हुए, ये प्रकृति प्रद दिए गए हैं, परमात्मा के द्वारा आप लोगों को दिए गए हैं। और जो चीज कभी जन्म नहीं लेती है उसको कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका नष्ट होना एक ना एक दिन अवश्य, ये क्लियर है। लेकिन जो चीज पैदा ही नहीं की जाएगी, जो चीज पैदा ही नहीं होती है वो कभी नष्ट भी नहीं होती है। तो इसीलिए वर्ण हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके टुकड़े अखंड नहीं करते, अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नष्ट नहीं होते, और वर्ण का जो मौखिक रूप है वही क्या कहलाता है, अक्षर। एक इसका और तीसरा नाम है, और वो तीसरा नाम इसका प्यारे दोस्तों क्या है, ध्वनि है। तीसरा नाम क्या है इसका, ध्वनि। तो ध्वनि कहते हैं प्रत्येक वर्ण की अपनी एक साउंड होती है, आवाज होती है। प्रत्येक वर्ण की एक आवाज होती है, साउंड होती है, आवाज होती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, ध्वनि कहा गया। ये साउंड जो है ये ए है, और इसकी जो साउंड है ये कै है। ऐसे ही हम एक साउंड ई के रूप में प्रयोग करते हैं, ऊ के रूप में प्रयोग करते हैं, री के रूप में। साउंड सब अलग अलग है, ए ई ऊ और री, ये सारे के सारे वर्ण भी है, अक्षर भी है, ध्वनि भी है। तो इनके ये तीनों एक ही नाम है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ण को ही हम अक्षर कह रहे हैं और अक्षर को ही हम ध्वनि कह रहे हैं। तो ये प्रत्येक वर्ण की अपनी एक साउंड होती है, जिसकी वजह से इसको ध्वनि कहा जाता है। मौखिक रूप जो वर्ण का होता है वो अक्षर कहलाता है, और लिखित रूप में जब हम उसको लिखते हैं बिना टुकड़े किए पूर्ण लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण। अब दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे बना हमारा, वो बना भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ का जो प्रश्न है हमारा क्या है, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम, न्यूनतम इकाई। वो आपसे लघुत्तम पूछे, या फिर प्यारे दोस्तों लघुत्तम पूछे, न्यूनतम पूछे, या फिर आपसे सबसे छोटी इकाई पूछे। इकाई का मतलब होता है यूनिट। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है ध्वनि। अगर ऑप्शन में प्यारे दोस्तों ध्वनि भी है, ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है वर्ण भी है, और ऑप्शन में अगर अक्षर भी है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्वनि। जब तक ऑप्शन में ध्वनि है तो राइट आंसर आपका ध्वनि है। अगर ध्वनि नहीं है तो ऑप्शन में वर्ण है तो राइट आंसर वर्ण होगा। अगर ध्वनि और वर्ण दोनों नहीं है तो फिर राइट आंसर अक्षर होगा। अगर तीनों हैं तो राइट आंसर ध्वनि ही होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उसका रीजन ये है प्यारे दोस्तों कि यहाँ कै एक हमारा वर्ण है, ठीक है, इसको हम अक्षर भी कहते हैं मौखिक रूप में, लेकिन इसमें साउंड दो है, एक साउंड कै की है और एक साउंड ए की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि ही भाषा की लघुत्तम और सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन कई बार वो भाषा के स्थान पर वाक्य का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग ना करके वाक्य का प्रयोग करता है। वाक्य की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है, जो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, तो वाक्य की भी ही लघुत्तम इकाई ध्वनि ही होती है। लेकिन कई बार उसकी मर्जी है वो ऑप्शन में ध्वनि दे या ना दे,
ध्वनि नहीं है तो वर्ण होगा, वर्ण नहीं है तो अक्षर होगा, और तीनों दे दिए तो सबसे पहले राइट आंसर आपका ध्वनि होगा। ये एक बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भाषा की सार्थक छोटी लघुत्तम, सार्थक छोटी लघुत्तम न्यूनतम इकाई। उसमें भी आप गलती सबसे बड़ी यही करते हो कि वहां पे भी जो आप आंसर देते हो प्यारे दोस्तों, वो आंसर क्या देते हो आप, ध्वनि, वर्ण या अक्षर। तो जब वो सार्थक पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर होता है शब्द। अगर वो यहाँ भाषा ना देके इसके स्थान पर वाक्य देता है तब भी आपका राइट आंसर शब्द ही होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो सार्थक का प्रयोग ही नहीं करता। सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ के साथ होता है, और अर्थ होते हैं शब्दों के। अर्थ किसके होते हैं, शब्दों के, क्योंकि वर्णों की भी तो साउंड होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब वो सार्थक छोटी लघुत्तम या न्यूनतम इकाई पूछता है तो तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब राइट आंसर होगा आपका शब्द। और ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। फिर दो इसमें चीजें और पूछी जाती है आपसे। एक पूछी जाएगी कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, ध्वनि। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी प्यारे दोस्तों सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। फिर व्याकरण भाषा विज्ञान की दृष्टि से सार्थक इकाई, राइट आंसर क्या है, शब्द। फिर पूछ लेगा व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सार्थक छोटी इकाई, तो लघुत्तम इकाई, तो राइट आंसर क्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो व्याकरण जो हमारा निर्धारित किया जाता है, तो व्याकरण का निर्धारण हम दो तरीके से करते हैं, एक भाषा विज्ञान के तरीके से और दूसरा प्यारे दोस्तों व्याकरण के तरीके से। तो कुछ चीजों में भाषा विज्ञान व्याकरण से सहमत होता है और कुछ में व्याकरण भाषा विज्ञान से सहमत नहीं होता, और उन दोनों ही आधार पे हमें चीजों को करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, किताबों से रट्टा मारते हो। फली किताब में सर जी ये दिया हुआ है, सर जी हमने तो ये पढ़ा है, लेकिन आपने उस किताब के पहले पेज पे ये भी जरूर पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को, या आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हो उन सब टीचरों की किताबें हैं, और वो एक नहीं है, वो अपने आप में 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 किताबें लिख चुके हैं, और वे सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से हैं, ना कि हम 9, 10, 12 वाले बच्चों के लिए लिखते हैं। तो ये सारी भर्ती होने के लिए लिखी जाती हैं, और हमें ये पता होता है कि एग्जाम का जो पैटर्न या क्वेश्चन का जो लेवल आज से 5 साल पहले था वो आज नहीं है। जो पिछली बार यूपीएसआई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो आज की डेट में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उस समय अलग एजेंसी ने पेपर को कंडक्ट कराया, आज अलग एजेंसी पेपर को कंडक्ट करा रही है। उस समय पेपर के अंदर अलग लेवल रहा क्वेश्चनों का, और आज जो है लेवल वो एकदम अलग रहेगा। तो उन्हीं चीजों के साथ आपको धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं कि हमने वर्ण भी पढ़ लिया, हमने प्यारे दोस्तों अक्षर भी पढ़ा, हमने ध्वनि के बारे में भी जाना। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर कि वर्ण ध्वनि के बाद हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह होता है, वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्णमाला। तो माला का मतलब होता है जिसमें एक जगह चीजें गुथी होती है, सीक्वेंस में होती है। तो एक तो वर्णों का जो क्रमबद्ध है, वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं होगा, ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होगा। तो क्रमबद्ध का मतलब ये हुआ कि पहले ए आता है, फिर आ आता है, फिर छोटा ई आता है, उसके बाद बड़ा ई आता है। तो यानी कि ये क्रमबद्ध आपको यानी कि सीक्वेंस में होगा। तो वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह है वो क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है। इसके बाद 4 क्वेश्चन ये बनता है, वो देगा आपको आरोही और अवरोही क्रम। तो आपको ये ध्यान रखना है, भाषा की जो हमारी इकाई है, भाषा की इकाई का आरोही व अवरोही क्रम अर्थात सीक्वेंस। तो यहाँ पे भाषा की जो इकाई है उनका आरोही या अवरोही जो क्रम होता है
इसमें सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि का। ध्वनि से फिर किसका प्रयोग करते हैं? वर्ण का। वर्ण से फिर क्या बनते हैं? अक्षर। अक्षर से हम क्या बनाते हैं? शब्दांश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्दांश। शब्दांश से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से क्या बनेंगे प्यारे दोस्तों? पद बनेंगे। क्या बनेंगे? पद। और इसी पद को हम क्या कहते हैं? इसी पद को हम पदबंध भी कहते हैं। इसी को वाक्यांश भी कहा जाता है। इससे क्या होता है? पदबंध। पदबंध से क्या बनेंगे? हमारे पद से बने पदबंध। वाक्यांश इसी को हम कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? उपवाक्य कहा जाता है। और इससे क्या बनते हैं? हमारे वाक्य बनते हैं। वाक्य से क्या बनाएंगे हम? अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ। अनुच्छेद से क्या बनता है? हमारा अध्याय और चैप्टर्स बनता है। और चैप्टर से क्या बनता है? हमारा रचना बनती है, जिसको हम ग्रंथ भी कहते हैं, जिसको हम पुस्तक भी कहते हैं, और जिसको प्यारे दोस्तों हम काव्य भी कहते हैं। अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है, लेखक बनना है, तो आपको इन भाषा की इकाइयों के बारे में बहुत डीप में नॉलेज होनी चाहिए। अर्थात सबसे पहला नंबर क्या है? ध्वनि। ध्वनि से बनाए हमने वर्ण। वर्ण से अक्षर बनते हैं। अक्षर से शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या हुआ? यहाँ उपसर्ग। ठीक है। शब्दांश से क्या बने? शब्द। फिर शब्द से क्या बनाए हमने? पद बनाए। फिर पद से क्या बने? यहाँ पदबंध बने। इन्हीं पदबंध को वाक्यांश अर्थात सब सेंटेंस कहते हैं। इनको उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। इनसे अनुच्छेद प्यारे दोस्तों पैराग्राफ बनते हैं। पैराग्राफ से अध्याय और चैप्टर्स बनते हैं। और अनेक चैप्टर से कोई ग्रंथ, पुस्तक और काव्य बन जाता है। तो ये क्या था? भाषा की इकाई का आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। तो वो इनमें से क्या करेगा? 4 देगा। ये प्रश्न आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है और ये हिंदी के अंतर्गत भी आता है। और इस प्रश्न को केवल आप ही करोगे। इसमें से वो कोई भी 4 या 5 ले लेगा और आपसे पूछेगा इनको आरोही क्रम में लगाइए, इनको अवरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता। पहले सबसे छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी चीज। क्लियर? और अवरोही क्रम होता है घटता। अर्थात पहले काव्य आया, फिर काव्य के बाद अध्याय, चैप्टर्स आए, फिर अनुच्छेद, पैराग्राफ, फिर वाक्य, फिर उपवाक्य, और उसके बाद में पद, पद के बाद शब्द, शब्दांश, अक्षर, वर्ण और ध्वनि। तो आरोही क्रम क्या होता है हमारा? आरोही क्रम कहलाता है बढ़ता क्रम। क्या कहलाया हमारा? बढ़ता क्रम हमारा कहलाया आरोही। और घटता क्रम जो कहलाया वो कहलाया अवरोही। अब एक प्रश्न हमारा चौथा ये था। 5वां प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि इसमें पूछेगा वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई। वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि है। क्लियर है? वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरे फिर वो पूछेगा वाक्य की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो वाक्य की जो सबसे बड़ी इकाई है प्यारे दोस्तों वो होती है हमारे पद, वाक्य की सबसे बड़ी इकाई। लेकिन जब वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो होती है हमारी वाक्य अर्थात सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज आ जाएगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप केवल सुनते चले जाओ। अगर सुनने के बाद आपके पास कोई डाउट बचता है तो इसका मतलब ये है जो आपने पढ़ा है वो तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि न तो उसका कोई सीक्वेंस है आपके पास, और वो रटी हुई चीज है, वो किताबी चीज है, और किताबों से आज की डेट में सिलेक्शन नहीं होता। आपको चीजों को थोड़ा सा सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह की चीजें पूछी जाती है, उसके आधार पे आगे आपको चलना पड़ेगा। जब भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद अगर आपके पास 2 डाउट बच गए या आपके पास कुछ भी जिज्ञासा बच गई तो इसका मतलब है कि आपका टॉपिक या तो पूरा नहीं हुआ है, या फिर टीचर ने आपको नहीं समझा पाया है, या टीचर के खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसका मतलब है फिर आपको टीचर बदलने में फायदा है। लेकिन यहाँ आपका काम एक ही है, न चीजों को नोट करने का है, केवल चीजों को ध्यान से सीक्वेंस में सुनने का है, और वो भी लॉजिकली। जितना चीजें ज्यादा को समझोगे, नोट पे ध्यान नहीं करना है कि आप नोटबुक लेके कॉपी पेन वो एज आपकी खत्म हो गई। 12वीं तक वो चीजें थी, ठीक थी कि टीचर ने नोट किया बोर्ड पे, फिर आपने उतारा, फिर टीचर को करके दिखाया। वो बचपन आपका चला गया। 18 साल के आपको सरकार ये चाहती है कि हम आपको जिम्मेदारी देंगे तो आप सही ढंग से जिम्मेदारी निभाओगे। आप 18 साल के बाद वोट भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका बन जाएगा, आप भर्ती भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो। तो वो बचपने वाला चीज छोड़ना पड़ेगा।
जो अभी तक आप करते आए हो कि ये भी चीज नोट करनी है, फिर याद, आप कब नोट करोगे, कब याद करोगे, कब समझोगे, कब पेपर में सही करोगे, ऐसे तो आपको 4 साल लग जाएगा भर्ती होने में। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट चीजों को ब्रेन में आपको सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, जब बात आएगी पद की तो पद के बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर्सन कौन कौन से बने, पर्सन ये बने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। दूसरा है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है। भाषा की वर्तम इकाई क्या है, वाक्य है। तो यहां दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना, ये जो 5वां प्रश्न है जो पूछा जाएगा वो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई या वृहत्तम इकाई वो कौन सी है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या वृहत्तम इकाई, वो कहलाती है हमारी वाक्य। वो क्या कहलाती है, वाक्य। ये आपका 5वां प्रश्न है। क्लियर। तो यहाँ दूसरी चीज क्या है, इसका आरोही क्रम और अवरोही। अवरोही बैक जाओ पीछे को, आरोही आगे चले जाओ। अब वो जरूरी नहीं वो ध्वनि देगा, वो मान के चलो उसने वर्ण दे दिया, वर्ण के बाद वो शब्द दे देगा, शब्द के बाद में उपवाक्य दे देगा, वाक्य दे देगा, तो फिर आप उसी के आधार पे चलो। तो जी जिसको हम वाक्यांश कह रहे हैं, उपवाक्य कह रहे हैं, पदबंध कह रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, सब सेंटेंस। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम, सब सेंटेंस। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए वर्ण के बारे में आप जानते हो, वर्ण क्या है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि शब्द क्या है। तीसरा क्या पूछा जाएगा, पद क्या है। चौथा क्या पूछा जाएगा, वाक्य क्या है। हम अपनी पूरी हिंदी इन्हीं 4 टॉपिक के अंतर्गत ही निकाल देते हैं और इसी के आधार पे ही ये सारी चीजें आती भी है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कै, मैं और ले, तो ये क्या है, हमारे वर्ण। अगर इसको मैं एक साथ रख दूं कै, मैं, ले को, तो ये बन गया हमारा शब्द। अगर मैं यहाँ इसके साथ कोई और एक शब्द प्रयोग कर दूं, कमल का फूल, तो ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों, हमारा पद। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं कि कमल जल में खिलता है, तो कमल जल में खिलता है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वाक्य। तो यानी कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य में अंतर क्या होता है, उसको सही ढंग से आप समझिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये कै, मैं और ले, जब तक ये अलग है, कंप्लीट लिखे हुए हैं, तब तक ये क्या कहलाए, हमारे ये वर्ण कहलाए। क्यों, क्योंकि हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, ये टुकड़े के रूप में नहीं लिखे, इसीलिए क्या कहलाए, जिसके खंड ना हो, टुकड़े ना हो, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। दूसरी बात क्या है, शब्द। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह हमारा क्या कहलाया दोस्तों, वो कहलाया हमारा शब्द। अब ये वर्णों का सार्थक समूह क्यों कहलाया, वर्णों का समूह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ एक और शब्द प्रयोग कर लेता और वो प्रयोग कर लेता मैं यहाँ लमक, तो ये वर्णों का समूह है लेकिन ये शब्द नहीं है। ये वर्णों का समूह तो है लेकिन ये शब्द नहीं है। मैंने यहाँ पहले ले को लिखा, फिर मैं को, फिर कै को लिख लिया, उल्टा लिख लिया, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये जो है हमारा निरर्थक शब्द है और निरर्थक शब्दों को हम सार्थक शब्द नहीं कह सकते, निरर्थक शब्दों को हम सार्थक शब्द नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो लमक का अर्थ क्या होता है, निरर्थक शब्द, तो इसका मतलब ये शब्द नहीं माने जाएंगे। तो वर्णों का सार्थक समूह ही, अब हमने कै, मैल, कमल लिखा, इसका अर्थ है कमल एक लड़का भी हो सकता है, कमल पब्लिकेशन का नाम भी है, कमल का फूल भी है और कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है, यही इसकी सार्थकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्णों के केवल उसी समूह को हम शब्द कहेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, अर्थात से अर्थ, जो अर्थ के साथ हो। सार्थक का मतलब क्या हुआ, से अर्थ, जो अर्थ के सहित हो वो क्या कहलाता है, सार्थक कहलाता है। इसका मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग नहीं है।
ऐसे हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे चाय वाय, कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, कंकड़ वंकड़। तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म है अर्थात जोड़े हैं। तो इसमें चाय का अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। प्रयोग तो हम करते हैं लैंग्वेज के अंदर निरर्थक शब्दों का, लेकिन वहां उनका कोई मीनिंग नहीं होता। दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये तो हमारे क्या कहलाए, वर्णों का सार्थक समूह। लेकिन जो शब्दों का सार्थक समूह होता है, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पद कहते हैं। एक तो डेफिनेशन हमारी ये हुई। दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी पद की? दूसरी डेफिनेशन ये है कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, जिनमें विभक्ति लगी होती है। तीसरी डेफिनेशन क्या है? तीसरी डेफिनेशन पद की ये है कि जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द पद बन जाते हैं। ये शब्द पद बन जाते हैं। ये तीन डेफिनेशन आपकी किसकी है? पद की है। तो आप में से कई बच्चे थे, देखो अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे, कुछ पूछोगे भी नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें सीक्वेंस में आपके सामने आती रहेगी। आपका काम है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, उसको कैच करना, और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है, उसको आप साइड में रखो। पहले जो दूसरे के पास है वो लो, और उसके पास जो आपके पास है उस दोनों को कोऑर्डिनेशन बनाओ, समन्वय करो। इसके बाद जो एक नई चीज तैयार होगी आपके पास, वो लाजवाब चीज होगी, और उसी के आधार पे आप भर्ती भी होंगे। तो यानी कि वर्णों का सार्थक समूह हमारा शब्द था, और शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाया? पद। कमल का फूल, तो यहाँ जो कमल का फूल है प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें यहाँ एक शब्द ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। लेकिन ये शब्द क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि हमने इसको वाक्य में रख लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको इस रूप में लिख लूं, पहले मैं कमल लिखूं, फिर यहाँ का लिखूं, और फिर यहाँ लिख लूं फूल, ये तब प्यारे दोस्तों शब्द है। यहाँ ये भी शब्द है, यहाँ ये भी शब्द है, और यहाँ ये भी शब्द है। और ये शब्द किस रूप का है? ये परसर्ग वाला, अर्थात कारक चिन्ह के रूप में। यानी कि ये कारक चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ये क्या है? हमारा परसर्ग है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कोई भी पद नहीं है इनमें से, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों हमारे यहाँ शब्द हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का हम वाक्यांश में या वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो प्यारे दोस्तों यहाँ जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो तो ये शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन। क्यों बन जाते हैं? अब कमल का संबंध फूल से, फूल का संबंध कमल से, कमल का संबंध का से, का संबंध कमल से, तो ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। अब कोई इनमें स्वतंत्र नहीं रहा। जब तक यहां मैंने कमल लिखा तब तक ये स्वतंत्र है। अब इसका अर्थ यहाँ कमल कोई लड़का भी हो सकता है, कमल का ये फूल भी हो सकता है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ कमल कोई पब्लिकेशन भी हो सकता है, कमल कोई शिक्षक भी हो सकता है। लेकिन ये वाला कमल केवल फूल है। ये केवल एक ही अर्थ को यहाँ बताएगा अपने, और वो भी विशिष्ट अर्थ को बताएगा कि ये फूल के अर्थ में प्रयोग हुआ। दूसरा क्या है कि शब्दों का जो सार्थक समूह है, हो गया शब्दों का सार्थक समूह, ये शब्दों का समूह है इसलिए पद है, पहली डेफिनेशन। दूसरा, विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। विभक्ति कौन सी आई? का क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक में कारक चिन्ह क्या आता है? का के की, तो षष्ठी विभक्ति होगी। तो जब संबंध कारक है, कारक चिन्ह आया है, मैं कह रहा हूं कि ये परसर्ग है, परसर्ग का ही दूसरा नाम क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। तो ये जो का है, ये कारक चिन्ह हमें बताता है कि इसमें संबंध कारक है, और संबंध कारक में छठी विभक्ति होती है, 6 होती है। तो जब शब्दों के साथ में प्यारे दोस्तों विभक्ति जुड़ जाए तो वो शब्द ना होके क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। 3 डेफिनेशन। शब्दों का सार्थक समूह, विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें का आ गया। ठीक है? और जब शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? पद। अब पदों का जो सार्थक समूह होगा वो क्या कहलाएगा? पदों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाया प्यारे दोस्तों हमारा? वो कहलाया वाक्य। अब यहां बात निकल के ये आती है
कि वाक्य की डेफिनेशन क्या हुई। वाक्य की डेफिनेशन क्या हुई? पदों का सार्थक समूह। पदों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाया? हमारा समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। तो ये कुछ समझ में आया आपको कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है। जब तक वर्ण नहीं जानेंगे तो शब्द नहीं पहचान पाएंगे, और जब तक शब्द के बारे में नहीं पता होगा तो पद नहीं पहचान पाएंगे, और जब तक पदों के बारे में नहीं पता होगा तो वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और वर्तनी, ये सारे इस टॉपिक पर डिपेंड है। और ये जो वर्ण है इस पे संधि डिपेंड है, उपसर्ग डिपेंड है, प्रत्यय डिपेंड है, और प्यारे दोस्तों वर्तनी डिपेंड है। तो जब तक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसको समझने के बाद ही हमारी चीजें समझ में आए, कुछ ऐसे हैं जो शब्दों के बारे में, कुछ ऐसे हैं जो पदों के बारे में, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाच्य है, काल है, वो सारे के सारे हमारे इन दोनों टॉपिक पर डिपेंड है। तो इसीलिए सारा जो हिंदी है हमारा ग्रामर वो ये 4 टॉपिक के ही आसपास घूमता रहता है बार बार। क्लियर? तो ये क्या थी हमारी बेसिक नॉलेज कि पद क्या है। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वर्ण से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वाक्य से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी जाती है। तो ये जो हमारा प्रश्न था, ये कौन सा प्रश्न था? 5 प्रश्न हमारे हो गए। भाषा की सबसे बड़ी या वृहत्तम इकाई है हमारी वाक्य। और दूसरा जो प्रश्न है हमारा, ये है हमारा 6, आखिर वर्ण, शब्द, पद और वाक्य का आपस में क्या रिलेशन है और किस तरीके से। इसके बाद यहाँ से जो प्रश्न बनेगा 7वां, वो 7वां प्रश्न बनेगा प्यारे दोस्तों हमारा वर्ण के भेद से। कहाँ से बनेगा? वर्ण के बारे में हमने समझा, वर्ण के भेद, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और आप क्या बताओगे वर्ण के भेद कितने हैं? एक ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों वर्ण के भेद 2 होंगे, दूसरा जो ऑप्शन है वर्ण के भेद 4 होते हैं, तीसरा ऑप्शन है वर्ण के भेद 3 होते हैं, और चौथा ऑप्शन है वर्ण के भेद 5 होते हैं। तो राइट आंसर बताइए। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछेगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद पूछ रहा है आपसे। 2 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है, और इसी आधार पर ये सारी की सारी चीजें हमारी पूछी जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। तो आप लोगों के अनुसार वर्ण के 3 भेद होते हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन गलत है। इसीलिए कहता हूं आप सारी चीज रटी हुई है, सारी चीज आपने रट्टा मारा है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 4 भेद होते हैं। आप में से केवल एक अमित है और एक अभिषेक, इन 2 बच्चों ने ही आंसर सही दिया है, बाकी सबका आंसर गलत है। सबका आंसर क्या है? गलत है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्तों? वर्ण के 4 भेद होते हैं। इसमें ऑप्शन 2 ही सही था, और ये केवल 2 बच्चों, एक अभिषेक और एक अमित ने दिया। बाकी आपका 99% स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन था गलत। और वो गलत क्यों था? क्योंकि आप हर चीज में रट्टा मारते हो, किसी भी टॉपिक का आपके पास लॉजिक नहीं है, और किसी भी टॉपिक को आज तक आपने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा। जब मैं आपको कह रहा था कि 37 में से आपके 35 सही होंगे तो आपको मजाक लग रहा था, और जबकि नेगेटिव मार्किंग है, जबकि क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी आप ये सारी चीजें करते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी ये सारी चीजें आप क्या करते हो? गलत करते हो, इसी चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ और जब आपसे पूछा जाए कि स्वर के भेद कितने होते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है वो क्या होंगे, वो दिए गए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऑप्शन में 4 नहीं है तो फिर हमें 2 मानना पड़ेगा, एक स्वर एक व्यंजन। कई बार 3 भी दिए होते हैं तो फिर हमें 3 मानना पड़ेगा, एक स्वर एक व्यंजन एक अयोग हुआ। और जब 4 देते हैं तो प्यारे दोस्तों हम उसका भी प्रयोग करते हैं, और वो होता है जीव है मूल्य और उपधुमानीय, जिसका प्रयोग होता है संस्कृत में। तो बात यह है कि उसने ऑप्शन कौन से दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऐसे स्वर के भेद कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं, एक मात्रा के आधार पे,
एक प्यारे दोस्तों जिह्वा की आकृति के आधार पे, एक मुख की आकृति के आधार पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मात्रा के आधार पे जो होते हैं वो 3 होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं, फलुत होते हैं। ऐसे जिह्वा की आकृति के आधार पे, ओष्ठ की आकृति के आधार पे और मुख की आकृति के आधार पे वो भी 4 होते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन में था तो राइट आंसर आपको 4 लेना था। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। अब वर्ण के भेद कौन कौन से हुए। वर्ण का एक भेद होता है प्यारे दोस्तों हमारा स्वर, और यही क्वेश्चन जान पूछ के पूछे जाते हैं। इसके बाद स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक बिना किसी की सहायता के, स्वतंत्र पूर्वक बिना किसी की सहायता के किया जाता है, बिना किसी की सहायता से किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, हमारे स्वर कहलाते हैं। क्लियर। अब ये स्वर की जो संख्या है, फिर इसकी बात आती है, क्वेश्चंस क्या है, स्वर की संख्या किसमें, हिंदी में। तो स्वर की जो संख्या है हिंदी में वो कितनी है, वो होती है 11। वे कौन कौन से होते हैं 11। इनमें एक आता है ए और आ, इसके बाद में ई और ई, इसके बाद में ऊ और ऊ, इसके बाद री, ए और ऐ, और इसके बाद में औ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये क्या है, हिंदी के 11 स्वर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब बात आए कि संस्कृत में कितनी है, जब बात पूछी जाए संस्कृत में स्वर, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं प्यारे दोस्तों 13। कितने होते हैं, 13। उन 13 में कौन सा आएगा, एक तो 11 तो ये है ही, 12वें में एक ये बड़ा री आता है जिसका प्रयोग हम ऋचा में करते हैं, और एक 13वें में प्यारे दोस्तों ये आता है जिसका प्रयोग हम कृष्ण में करते हैं, कृपा में करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कर्ण में करते हैं, और पितृ में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ईश्वर में भी करते हैं, पितृण में। तो ये जो 12वां और 13वां अगर हम ये ऐड कर दें इन 11 में, तो ये संस्कृत में स्वर की संख्या 13 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने स्वर होते हैं। न उसने हिंदी की बात की और न उसने संस्कृत की बात की, वो पूछ रहा है कुल कितने स्वर हैं। ऑप्शन में 11 भी है और 13 भी है, तो हमेशा राइट आंसर मैक्सिमम डिजिट होती है। राइट आंसर क्या होती है, मैक्सिमम डिजिट, अर्थात 13 होगी। जब वो पूछ रहा है हिंदी में कुल कितने स्वर हैं और वहां ऑप्शन में 13 भी है, लेकिन वो हिंदी में पूछ रहा है, तो फिर हिंदी में 11 ही होंगे। वो हिंदी में कितने स्वर है, 11। हिंदी में कुल कितने स्वर है, 11, और कुल कितने स्वर होते हैं और ऑप्शन में 13 भी है, तब राइट आंसर 13 होगा। जब जब ऑप्शन में वो हिंदी की चर्चा नहीं करेगा, जब क्वेश्चंस में लैंग्वेज में हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब राइट संख्या कितनी होगी, 13। तो हम 12वीं के रूप में बड़ा री का प्रयोग, ये छोटे वाला री होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है ऋषि में, इसका प्रयोग ऋषि में, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऋचा में। ये 2 री है, एक री ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा री ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बड़े वाला री होता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला क्या है, ये बड़े वाला री। क्लियर। एक री ये दूसरा, तो यहाँ भी 2 ही होते हैं पितृण में, इसमें पहले एक ही आएगा फिर ये आएगा, ये ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, ये स्वर होता है। ये क्या है, स्वर, ये व्यंजन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 13वें स्वर के रूप में हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये थी स्वर की संख्या वाले क्वेश्चंस। इसके बाद में फिर क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो राइट आंसर है स्वर के भेद, आप फिर 3 लिखोगे, और राइट आंसर क्या है दोस्तों, 4 होते हैं। तो स्वर के जो भेद होते हैं, एक होता है मात्रा व उच्चारण के आधार पर, मात्रा व उच्चारण के आधार पर,
मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद वो कितने होते हैं? वो होते हैं 3। कितने भेद होंगे? 3। कौन कौन से होंगे? एक भेद होता है हर्ष, क्या होगा? हर्ष। दूसरा जो भेद होता है वो होता है दीर्घ, क्या होता है? दीर्घ। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है फलुत, क्या होता है दोस्तों? फलुत होता है। तो ये क्या था हमारा? एक भेद। दूसरा भेद जो होता है वो होता है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के यानी कि होठ की आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। आजकल क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। एक होता है वर्ताकार स्वर, क्या होता है? वर्ताकार स्वर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अवर्ताकार स्वर, क्या होता है? अवर्ताकार स्वर होता है। क्लियर? तीसरा जो भेद होता है स्वर का वो होता है जिह्वा आकृति के आधार पर। जिह्वा या जीभ, जिह्वा किसे कहते हैं? जीभ को कहते हैं। जीभ की आकृति या संरचना के आधार पर, आकृति के आधार पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भेदों वाले बहुत ज्यादा यहाँ से, आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने भेद होंगे? ये भेद होंगे हमारे 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक भेद होता है हमारा अग्र स्वर, दूसरा भेद होता है हमारा मध्य स्वर, क्या होगा? मध्य स्वर। और तीसरा भेद होता है हमारा पच स्वर, क्या होगा? पच स्वर। तो ये पूछ लेगा जिह्वा की आकृति के आधार पे कौन सा स्वर है कौन सा नहीं है। इसके बाद चौथा लास्ट जो भेद होता है स्वर का वो होता है मुखा आकृति के आधार पर। मुखा आकृति या फिर मुंह की संरचना के आधार पर, मुंह की संरचना के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद ये कितने होंगे? ये होते हैं हमारे 4। और जब तक आप इनके बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। एक होता है समवर्त स्वर, क्या होता है? समवर्त। एक होता है विव्रत स्वर, क्या होता है? विव्रत स्वर। और एक तीसरा होता है अर्ध समवर्त स्वर, क्या होगा? अर्ध समवर्त स्वर। और एक होता है चौथा अर्ध विव्रत स्वर, क्या होगा? अर्ध विव्रत स्वर। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मुख आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? आपका राइट आंसर क्या है? 4। कौन सा होता है? संवर्त, विव्रत, अर्ध संवर्त, विव्रत। कौन सा नहीं होता है मुख की आकृति के आधार पे? इन 4 को छोड़ के जो आ जाए वही उसका राइट आंसर होगा। जिह्वा, जीभ की आकृति के आधार पे कितने भेद होते हैं? अर्धस्वर, मध्यस्वर और पचस्वर। कौन सा जीभ की आकृति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है? अगर मध्य पचस्वर को छोड़ के जो आ जाए वो इसके आधार पे शब्द का भेद नहीं है। फिर ओष्ठ की आकृति के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं? राइट आंसर 2। वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार। कौन सा ओष्ठ की आकृति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है? वर्ताकार, अवर्ताकार को छोड़कर बाकी जो भी आ जाए सारे। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद या समय के आधार पर, या मात्रा उच्चारण का है या फिर समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होते हैं? स्वर के 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, फ्लुत स्वर। जब आपसे स्वर के भेद पूछे जाते हैं तो आप मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बताते हो। आपका आंसर क्या था? स्वर के भेद 3, और उन 3 को आप क्या मानते हो? हर्ष, दीर्घ और फ्लुत। यही गलती आप करते हो। यहाँ इसी हर्ष को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लघु स्वर। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम बड़े स्वर। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम विशाल स्वर। इसी को क्या बोलेंगे? हम विशाल स्वर बोलेंगे। इन्हीं के और भी नाम है। इनका एक नाम क्या है? लघु स्वर का एक नाम है एक मात्रिक स्वर। इसी को क्या बोलेंगे? एक मात्रिक स्वर। इसको क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर। ये 2 मात्रा वाला, इसमें दुगना समय लगता है, इसीलिए द्विमात्रिक कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे?
त्रिमात्रिक स्वर। इसका एक और नाम है, वो क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। इसका प्यारे दोस्तों एक नाम और है, इसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल स्वर। इसको क्या बोलते हैं? संधि या संयुक्त स्वर। इसको क्या बोलेंगे? संधि, क्योंकि ये दो दो स्वर को मिलके बनता है, ये संधि या संयुक्त स्वर है। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? इसको बोलते हैं हम पवित्र। इसको क्या बोलते हैं? पवित्र स्वर बोलते हैं। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से इन चीजों को आपको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और कल आपकी जो क्लास होगी 11 बजे, वो करेंगे हम प्यारे दोस्तों वर्ण के भेद और स्वर के भेदों के बारे में। तो विशाल का मतलब होता है बड़ा, पवित्र अपने आप में होता है जो सबसे बेस्ट है। अर्थात अगर मैं इनका एक एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो इनका एग्जाम्पल क्या है? ये जो ए है, इसमें क्या है? ये जो आ है, और इसमें क्या है? ये जो ओम है, ये क्या कहलाता है हमारा? ये फलुत कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे वर्णों व स्वर के भेदों के साथ।